हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन समुद्रगुप्त। पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अमित शाह साहब क्यों हैं, तो आपको एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2019 में अमित शाह ने बीएचयू में समुद्रगुप्त को अखंड भारत का निर्माता कहा था। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जिस विचारधारा की सरकार रहती है उसी विचारधारा के इतिहासकार को पैनल में बिठाया जाता है और वही उस तरह के ही क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आईसीएचआर का आपने नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसमें भी इस समय सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार ही हैं। इसलिए यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा और पीसीएस में सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर भारतीय संस्कृति का उत्थान हुआ है। तो गुप्त पीरियड भारत का स्वर्ण काल था, इसलिए इससे क्वेश्चन इस बार आईएएस और पीसीएस दोनों में आने की संभावना बन सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त द्वारा समकालीन राजशक्तियों के साथ अपनाई गई नीतियों का वर्णन करें, उनमें उसकी राजनयिक सूझबूझ कहां तक प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, तो उत्तर का प्रारूप आपका ये रहा। ठीक है, उत्तर के प्रारूप के पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये यूपी पीसीएस में 97 में, 2001 में और शायद 94 तीन बार पूछा जा चुका है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी समुद्रगुप्त का ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, तो ये आईएएस में आने की इसकी संभावना ज्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उत्तर का प्रारूप आपका ये रहेगा, जिसमें हम विषय प्रवेश करेंगे कि सबसे पहले समुद्रगुप्त का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर हम सेकेंड स्टेज पे लिखेंगे बॉडी में कि समकालीन शक्तियों के साथ उसने कैसी नीति अपनाई थी, उसका सोर्स क्या है, किस सोर्स से हम बात करेंगे। फिर क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि उसकी राजनयिक सूझबूझ की चर्चा, तो आप वो क्या करेंगे, अन्य साम्राज्य निर्माताओं से उसकी तुलना करते हुए उनकी चर्चा कर देंगे। पहले डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि सूझबूझ कैसे बेहतर है, और लास्ट में निष्कर्ष देना है कि हाँ भाई वो यथार्थवादी साम्राज्य निर्माता था। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको, मैंने यहाँ पे आपको प्रारूप बताऊंगा, लेकिन आपको अगर फुल आंसर चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर क्या हुआ है, हेडलाइनिंग वगैरह, ये सब चीज नीचे मैं एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, आप उस लिंक पे जाइए, आपको फ्री में ये पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। ये पूरा लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे लिख कर भेज दीजिए, उसका आंसर आपको टाइप करा के इसी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे वो फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समुद्रगुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हैं। ठीक है, तो हम, आप समय काल आप बता दीजिए 335 से 380 ईस्वी चाहिए तो इसको लिखिए, समय काल लिखने की जरूरत नहीं है। आजकल 200 से 250 वर्ड के आंसर लिखने होते हैं, तो इतना शब्द लिखने का आपके पास स्कोप नहीं रहता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसने क्या कहते हैं महान विजेता था, और उसने क्या किया, मौर्यों की क्या परंपरा को कैसा वहां, मतलब मौर्यों ने साम्राज्य निर्माण की भारत में शुरुआत की थी, तो समुद्रगुप्त जो है उसी का परंपरा के वाहक बन गए। और स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था विजेता होने के कारण, क्योंकि लगातार विजयों के कारण। तो ये आप उनका एक छोटा सा सिंपल सा समुद्रगुप्त का संक्षिप्त परिचय हो जाएगा आपका। इसके बाद हम जैसे डालेंगे कि अब हम जो उसकी समकालीन शक्तियां हैं उनके साथ जैसी नीति अपनाई थी उसका स्रोत क्या है, तो हम देखेंगे स्रोत क्या है, हरिसेन की प्रयाग प्रशास्ति, जो उनका दरबारी कवि था। तो दरबारी कवि था, उसने लिखा था, उसी के आधार पे हमको उसकी सारी नीतियों का पता चलता है कि उसने अन्य राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो चलिए हम मेन बॉडी की तरफ चलते हैं कि उसकी नीतियां क्या थी। इट इज, तो पहली थी ये राज्य प्रस्बोधरण। ठीक है, तो आप देखिए उसको, वो जो समकालीन शक्ति के साथ अपनाई गई नीति थी उसको 5 चरणों में करके पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, राज्य प्रस्बोधरण। ये क्या था, इसमें क्या किया था उसने, उत्तर भारत के जो राज थे, जो गंगा यमुना दोआब के थे, जो उसके साम्राज्य के निकट थे, उनको क्या किया था, उनके ऊपर अभियान किया था। ये क्या था, क्योंकि ये राज्य के निकट थे तो क्या हो सकता था, इनके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता था, इसलिए उनका समूल नाश करके राज्य में मिला दिया। ये नीति इसकी थी। दूसरा था कि सर्वकार दान आज्ञाकरण प्रणामागमन। जो उत्तर पूर्व के राज थे दूसरे चरण में, जैसे पश्चिम बंगाल के पास है कुछ राज, फिर नेपाल आपका, कर्तायन, अर्जुयायन, इस तरह की जो राज्य थे, वो जो गणराज्य थे मौर्यों के टाइम से भी अभी चले आ रहे थे, उनको क्या किया उसने, इस नीति के तहत दमन किया। ये नीति क्या थी, उसको पता था कि ये सीमांत शासक हैं इनके, और भूगोल इनका टफ है, तो आप वहां हमेशा नहीं जा सकते। इसलिए उसने क्या किया कि उनको इस तरफ बाध्य किया कि वो
समुद्रगुप्त को कर दें, आज्ञा माने और उपस्थित होकर प्रणाम करें। ठीक है, ये सेकंड नीति हो गई। तीसरे में आते हैं हम परचारीकृत में। परचारीकृत जब वो तीसरे चरण में क्या करता है कि जो आटविक थे, मथुरा से नर्मदा के बीच में रहने वाली जनजातियां थी, ये बहुत लड़ाकू जातियां थी। ठीक है, तो इनको उसने क्या किया कि वो अधीनस्थ नहीं रह सकते थे, तो इनको अपनी सेवा में ले लिया। साथ में उसको दक्षिण का अभियान भी करना था, तो वो बाधा बनते, इसलिए इनको अपनी सेवा में ले लिया। चौथा जो सबसे फेमस है, ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण का अभियान। आप सभी को पता है दक्षिण के अभियान में बड़े बड़े राजा जो हैं उत्तर भारत के तबाह हो गए। तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह उसने क्या किया कि दक्षिण भारत में जब उसने आक्रमण किया तो 12 राज्यों के विरुद्ध जो है उसने आक्रमण आपका किया है। तो 12 राज्यों में उसने क्या किया, पहले उनको विजिट किया, फिर छोड़ दिया कि आप अनुग्रह करिए हमसे कि आपको राजा बने रहने दिया जाए। तो चौथी नीति ये थी जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा होती है। लास्ट था कि पांचवा चरण जब क्या हुआ कि विदेशी शासक जैसे कि कुषाण वगैरह, मुरुंड वगैरह, उन्होंने देखा कि समुद्रगुप्त लगातार विजयी हो रहा है, तो वो मैत्री के लिए इसके पास आने लगे। तो उसने मैत्री की याचना करने के लिए इनको कहा और नीति क्या दी कि आत्मनिवेदन करिए, आके आप खुद से मैत्री की यात्रा करिए, याचना कीजिए, अपनी बेटी की शादी कीजिए और गरुड़ मंदगित मतलब कि गरुड़ का मुहर प्रशासन के लिए आप लीजिए, तब आपको शासन करने दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं समकालीन शक्तियों के साथ उसकी अपनाई गई नीतियां ये थी। अब हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछा है कि क्या वो उसकी राजनयिक सूझबूझ कहां तक प्रस्तुत होती है। तो हम अगले स्टेटमेंट में चलते हैं कि क्या होगी। तो देखते हैं राजनयिक सूझबूझ की चर्चा हम कैसे कर सकते हैं। तो हम आप ये देखिए कि उसने भूगोल, दूरी, दुर्गम, तात्कालिक परिस्थिति, इन सभी का ध्यान रखा। जैसे चाणक्य की मंडल नीति थी, उसी के अनुसार उसने क्या किया है, कार्य किया है। तो उसमें आपको देख सकते हैं कि वो कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, कहीं मित्रता करता है, कहीं दमन करता है, तो वो आपको राजनयिक सूझबूझ आपकी उसमें दिख जाती है। अब हम उसको अन्य साम्राज्य निर्माताओं से तुलना करते हुए भी बता सकते हैं, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। जब आप अपना स्कोप बढ़ाते हैं हिस्ट्री में कि आप किससे तुलना कर रहे हैं, तो इससे मार्क्स बढ़ते हैं। तो आप देखिए भारत में साम्राज्यवादी कौन कौन से हुए हैं। ये सब साम्राज्यवादी जो साम्राज्य निर्माता हुए हैं, तो उसमें दो तरह के हुए हैं। सकारात्मक, हम अलाउद्दीन खिलजी से जब समुद्रगुप्त की तुलना करेंगे तो उसकी दक्षिण नीति अलाउद्दीन खिलजी की कैसी है, एकदम समुद्रगुप्त की तरह है, इसलिए वो सफल जाता है, सिर्फ वहां जाता है, लूट के सामान लेके चला आता है, उससे वहां पे सीधा कब्जा नहीं करता। अकबर को देखिए, वो अधीनस्थ मित्र बनाता है, जैसे इसने कुषाणों और वगैरह से किया था, अधीनस्थ मित्र बनाया था और पूर्वी गणराज्यों को, और वैवाहिक संबंध करता है। यही कार्य समुद्रगुप्त भी करता है, यानी वो इन लोग का पुरोगामी है, आदर्श है। ये लोग उसकी नीति को क्रियान्वयन करके अच्छा साम्राज्य बना सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप नकारात्मक में देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब दक्षिण पे पूरा कब्जा करने ही चले गए और उनकी कब्र वहीं दक्षिण में ढह गई, यानी कि वो दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए जो राजनयिक सूझबूझ जो है किसने दिखाई है, समुद्रगुप्त ने दिखाई है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो भी आपको बेहतर लगे, या फिर जो मैंने आंसर में पीडीएफ में निष्कर्ष लिखा है कि वो कैसे बेहतर यथार्थवादी साम्राज्य निर्माता था, आप उससे काउंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लगभग आंसर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया था, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन स्वतःस्फूर्त था। ये वीडियो, इसका आंसर भी उस टेलीग्राम पे पीडीएफ में लिखा हुआ मौजूद है, आप जाके वहां से लिख सकते हैं। मतलब आप ये फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा और यहाँ पर लिंक भी है जिसकी वजह से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे पीडीएफ वहां से मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।